वहीं वापस आ चुका है जहां से उसने शुरुआत की थी। उसके पेरेंट्स उसे जगाने के लिए आवाज लगाने लगते हैं। हम देखते हैं कि अब मई का महीना है। उसकी माँ कहती है कि स्कूल का समय होने वाला है। वो कुछ सेकंड के लिए बेड के किनारे पर बैठता है, फिर उठकर बाहर जाने लगता है। बेल बजती है और हम देखते हैं कि बोर्ड पर उसका नाम और ताइको दोनों लिखे हैं। किलू अपनी विंडो पर से बाहर देख रहा है। उसकी डेस्क पर थ्रस्टर इंजीनियरिंग 101 की बुक और एक एस्ट्रोनॉमी बुक रखी है। वो बाकी सबको खेलते हुए देख रहा है। वो कहता है कि एस्ट्रॉयड को जल्दी डिटेक्ट कर लेना और उसका कोर्स सही प्रेडिक्ट कर लेना भी कैटास्ट्रोफी को नहीं रोकेगा, और इंजन टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट भी नहीं, क्योंकि वो ये सब पहले ही ट्राई कर चुका है। वो सोचता है कि इस बार आखिर प्लान क्या होना चाहिए। ये अफसोस की बात है कि वो अभी रामा की लोकेशन नहीं ढूंढ सकता, क्योंकि मान लो वो ढूंढ भी ले और लोगों को वॉर्न भी कर दे, तो भी कोई एक बच्चे की बात पर बिलीव नहीं करेगा। उसे ओडी की याद आती है, जब उसने पूछा था कि क्या वो किसी तरह उसकी हेल्प कर सकती है। वो सोचता है कि असल में वो क्या था, क्योंकि उसकी मेमोरीज काफी फजी हैं। उसे याद आता है कि उसने उससे प्रॉमिस करवाया था कि वो फिर मिलेंगे, और वो कितनी सैड थी। उसका दिल दर्द करने लगता है। ताइको उससे पूछता है कि क्या वो आज टेक नहीं कर रहा। किल्लू कंफ्यूज होकर उसकी तरफ देखता है। ताइको कहता है कि वो आज टेक नहीं कर रहा, जबकि वो पिछले कई महीनों से पागलों की तरह टेक कर रहा था। वो पूछता है कि क्या उसने गिव अप कर दिया या कुछ और। किल्लू कहता है कि कुछ वैसा ही है, और अब वो काफी पॉइंटलेस लगने लगा है। बेहतर इंजन डेवलप करने का कोई फायदा नहीं है। ताइको पूछता है कि वो क्या बोल रहा है। कहता है कि ऐसा लग रहा है जैसे उसने पहले ही कुछ डेवलप कर लिया हो। किल्लू चौंक जाता है, रियलाइज करता है कि उससे स्लिप हो गया। वो कहता है कि उसने इंटरेस्ट खो दिया, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसने एस्ट्रोनॉमर बनने का सपना छोड़ दिया था। वो सोचता है कि ताइको इतना क्वाइट क्यों हो गया है, और क्या ये ऑब्वियस है कि वो लाई कर रहा था। लेकिन वो देखता है कि ताइको बिल्कुल फ्यूरियस है। ताइको पूछता है कि क्या वो सच में किसी का टेक आधे रास्ते में चुराकर सिर्फ इसलिए गिव अप कर देगा क्योंकि अब वो मजेदार नहीं रहा। किल्लू पूछता है कि उसका क्या मतलब है। वो कहता है कि प्रो गेमर बनने का फैसला तो उसी ने किया था। वो पूछता है कि उसने उसका टेक चुराया कैसे। ताइको रियलाइज करता है कि वो सही कह रहा है। वो सोचता है, लेकिन कोई कमबैक नहीं सोचता। तो वो उसके सामने बैठ जाता है और पूछता है कि क्या उसे पता है टेक क्या होता है। वो कहता है कि टेक का मतलब है बीइंग द बेस्ट। ताऊ पूछता है उसका नाम क्या है। वो कहता है ताऊ, जो टेक का शॉर्ट है। किल्लू कंफ्यूज्ड होकर पूछता है कि इससे क्या फर्क पड़ता है। ताइको पूछता है कि क्या उसे सच में समझ नहीं आ रहा। वो कहता है कि क्योंकि वो टेक है, उसे सबसे बेस्ट होना ही होगा। किल्लू पूछता है कि इसका उससे क्या लेना देना है, और क्या वो उसके लिए थ्रेट है। ताइको कहता है यस। पूछता है कि क्या उसे समझ नहीं आ रहा। किल्लू कहता है कि नहीं, उसे नहीं समझ आ रहा। ताइको साई करता है और कहता है कि वो कभी कभी सच में बहुत स्लो है। वो कहता है कि अगर उसे सब कुछ स्पेल आउट करना ही पड़े, तो वो टेक को डरावनी स्पीड से कर रहा था। उससे उसे लगने लगा कि कहीं फ्यूचर में उसे उसके साथ कैचअप ना करना पड़े। वो पूछता है कि क्या उसे समझ आ रहा है कि ये उसे कितना एंग्शियस बना रहा था। वो टेक होना चाहिए था, लेकिन उसकी दुनिया में किल्लू आ गया, और ऐसा लगने लगा कि अब वही टेक है। ये एक बड़ी प्रॉब्लम थी। किल्लू लगातार ये दिखा रहा था कि वो अपने फील्ड में उससे बेटर है, और वो उससे ऊपर टावरिंग कर रहा था। वो इस थॉट को बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि कोई और बेस्ट बन जाए, क्योंकि तब वो टेक नहीं रहेगा। किल्लू पूछता है कि क्या वो ये कह रहा है कि उसने अपना ड्रीम बदल लिया, क्योंकि वो कभी भी सेकंड बेस्ट बनकर सेटल नहीं कर सकता, और इसी वजह से उसने प्रो गेमर बनने का फैसला किया, क्योंकि उसे यकीन था कि वो उस फील्ड में बेस्ट होगा। ताइको कहता है कि अब वो समझने लगा है।
किल्लू पूछता है कि तो क्या अब वो वापस रॉकेट इंजन्स पढ़ने जा रहा है, क्योंकि उसने उसे छोड़ा था, और इसका मतलब है कि वो फिर से उस फील्ड में बेस्ट बनने वाला है। ताऊ कहता है कि प्रो गेमर बनना कूल है, लेकिन रॉकेट इंजन्स बनाना अब और भी कूल है। अब जब वो रॉकेट इंजन्स फिर से ले रहा है, तो कोई टेक बैक्स नहीं है। किल्लू अग्री करता है और कहता है कि ये सब उसकी गलती थी। ताऊ कहता है कि अच्छी बात है कि उसने अभी तक कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किए, नहीं तो वो पेन इन द एस होता। किल्लू कहता है कि उसे अफसोस है कि उसने इतना टाइम इस पर एंगर में डूबकर वेस्ट कर दिया। तभी वो कुछ लोगों की आवाज सुनता है। एक लड़की चिल्ला रही है कि उसने कहा था कि वो पैसे वापस कर देगी, और उसका वो मतलब नहीं था। वो पूछती है कि क्या वो उसे थोड़ा और टाइम नहीं दे सकती, क्योंकि वो फ्रेंड्स हैं। दूसरी लड़की कहती है कि वो उसे पहले ही काफी टाइम दे चुकी है, और अगर वो भूल गई है तो बस खड़ी होकर ये कह देना काफी नहीं है कि वो पैसे वापस कर देगी। उसे उसका पैसा अभी देना होगा। जब सब उसे घूरते रहते हैं, किल्लू उसे पहचानने लगता है और कहता है कि उसका नाम यूमिग है। नए सेमेस्टर के पहले दिन, जब किल्लू और ताइकू को अपनी सीट्स लेने को कहा गया, टीचर ने पूछा कि नेक्स्ट कौन है, और यू मी को आगे आने को कहा। हम उसे बोर्ड के सामने जाते देखते हैं। वो अपना इंट्रोडक्शन देती है, कहती है कि उसका सपना है प्लैनेट की सबसे रिचेस्ट पर्सन बनना। वो स्टॉक्स, रियल एस्टेट, बॉन्ड्स, लगभग हर चीज में इन्वेस्टिंग में अच्छी है। वो लोन्स भी देती है और महीने का करीब 1.5% इंटरेस्ट लेती है, जो साल का लगभग 20% बनता है। वो कहती है कि अगर किसी को कैश चाहिए तो वो उससे बात कर सकते हैं, लेकिन अगर टाइम पर पेमेंट नहीं की तो वो पैसे वसूलने के लिए जो भी करना पड़ेगा करेगी। वो उम्मीद करती है कि यहां कोई ऐसा नहीं होगा जो उधार लेने का सोचे बिना वापस करने के इरादे के। एम यूरी कहती है कि ये तो ग्रेट है, और पूछती है कि क्या वो अपने बारे में कुछ और शेयर करना चाहती है। यूमी कहती है कि वो एक लोन स्टेटमेंट का सैंपल दिखाएगी। एम यूरी कहती है कि उसकी जरूरत नहीं है और वो वापस अपनी सीट पर जा सकती है। किलू कहता है कि उसी पल उसे इस लड़की के बारे में सब कुछ याद आ गया, और वो मेमोरीज अच्छी नहीं थीं। यूमी के बारे में मिडिल स्कूल में हमेशा नैस्टी रूमर्स चलते रहते थे, जैसे कि वो जिन लोगों पर पैसे बाकी होते थे उन्हें खींच कर ले जाती थीं और उनसे अपने लिए काम करवाती थी, या फिर जो लोग लोन डिफॉल्ट करते थे उन पर केसेस कर देती थी और उनके पेरेंट से भी लीगल फीस और इमोशनल डिस्ट्रेस के डैमेजेस वसूलती थी। अगर कोई अब भी पैसे लौटाने से मना कर दे तो वो इंश्योर करती थी कि उन्हें पूरी जिंदगी के लिए बैड क्रेडिट रेटिंग मिल जाए। हमें पता चलता है कि जिस लड़की से यूमी बहस कर रही है उसका नाम सैमी है। सब कहते हैं कि इसका मतलब है कि सैमी ने अभी तक पैसे वापस नहीं किए और उसे जल्दी कर लेनी चाहिए, क्योंकि यूमी एक बहुत डिटर्मिन्ड लेडी है। सैमी साइड में होकर देखती है, लेकिन बात को टाल देती है और वहां से भाग जाती है। किलू कहता है कि ये रूमर्स रिडिकुलस हैं। भले ही यूमी इतनी विशियस हों, वो फिर भी सिर्फ एक माइनर है, और रूमर्स में बताई गई इतनी सारी चीजें वो कर ही नहीं सकती। यूमी बाकी सबकी तरफ देखती है और बिल्कुल डिफीटेड लगती है। किलू कहता है कि उसे यकीन है कि रूमर्स एग्जैजरेट किए गए हैं। उस दिन बाद में किलू कहता है कि टाइकू एक है, और उसे पता है कि वो अपनी क्लीनिंग ड्यूटीज स्किप कर रहा है, लेकिन उसने प्रॉमिस किया था कि वो मैथ होमवर्क टीचर के ऑफिस तक पहुंचाने में उसकी हेल्प करेगा। उनके रोल कॉल नंबर्स पास पास भी नहीं है, तो फिर उसे क्लास ड्यूटीज में उसके साथ क्यों असाइन किया गया। तभी वो सैमी को फिर से चिल्लाते हुए सुनते हैं। कहती है कि उसने पहले ही कहा था कि वो पैसे लौटा देगी, और पूछती है कि यूमी उसे बार बार क्यों परेशान कर रही है। यूमी कहती है कि उसे महीने के अकाउंट सेटल करने हैं और वो अब और वेट नहीं कर सकती। वो उसे याद दिलाती है कि उसने 1 महीने पहले क्या कहा था। उसने कहा था कि अगर वो उसे और पैसे उधार देगी तो वो अगले महीने सब कुछ चुका देगी। किलू कहता है कि टीचर का ऑफिस बस नीचे ही है, लेकिन वो हॉलवे ब्लॉक कर रहे हैं। अगर वो दूसरी तरफ की स्टेयर से भी जाए तो भी उनसे टकरा जाएगा, तो वो बस वेट करेगा। यूमी कहती है कि उसने साफ साफ कहा था कि ये उसका लास्ट चांस होगा। वो पूछती है कि क्या उसे सच में लगता है कि वो पुशओवर है,
सिर्फ इसलिए कि वो उसे बार बार पैसे देती रही? वो नहीं है। वो कहती है कि वो उसे ऑब्जर्व कर रही थी, ये देखने के लिए कि वो असल में किस तरह की इंसान है। सैमी पूछती है कि वो क्या बोल रही है। कहती है कि वो हमेशा उससे नाइस रही है और यही थैंक्स उसे मिल रही है। वो कहती है कि शायद वो उसके बारे में गलत थी। सैमी की फ्रेंड्स कहती हैं कि वो लोग हमेशा लड़ती रहती हैं और वो इससे बहुत थक चुकी हैं। सैमी समझ जाती है कि ये सिचुएशन अच्छी नहीं है और फेक क्राइंग शुरू कर देती है। वो यूमी को सॉबिंग मीन कहती है और पूछती है कि क्या उसने कभी उसे फ्रेंड भी समझा था। वो कहती है कि उसे लगा था कि वो दोनों काफी क्लोज हैं। उसकी फ्रेंड्स अब उसके साइड लेने लगती हैं और यूमी से रिक्वेस्ट करती हैं। कहती हैं कि उसने कहा है कि वो पैसे लौटा देगी। यूमी उसे कोल्ड आइस से देखती है और कहती है कि फ्रेंड्स को अपनी प्रॉमिसेस रखनी चाहिए, खासकर वो प्रॉमिसेस जो पैसे से जुड़ी हों। वो कहती है कि फेक क्राइंग बंद करे और पैसे वापस करे। ये सीरियसली उसकी लास्ट वार्निंग है। सैमी तुरंत क्रोकोडाइल टीयर्स बंद कर देती है और पूछती है कि क्या वो उसकी मॉम को कॉल करने वाली है या कुछ। यूमी कहती है नहीं, वो बस उसे सू करने वाली है। सैमी शॉक में चिल्ला उठती है और पूछती कि क्या उसने सही सुना। यूमी कहती है हाँ। वो कहती है कि उसने उसे पैसे लौटाने के लिए काफी टाइम दिया, लेकिन वो अब भी टाल रही है, इसलिए उसके पास सू करने के अलावा कोई चॉइस नहीं बची। सैमी पूछती है कि क्या वो सीरियस है। यूमी कहती है कि सच बताऊं तो उसने पहले उसके पेरेंट्स को कॉल करने के बारे में सोचा था, लेकिन उसने डिसाइड किया कि ऐसा न करना ही बेहतर है। उसे देखकर साफ है कि उसका एटीट्यूड कहां से आया है, इसलिए उसके पेरेंट्स से डील करने के बजाय उसे डायरेक्टली सू करना ज्यादा आसान है। सैमी गुस्से में पागल हो जाती है, यूमी को फक बुलाती है और पूछती है कि क्या उसने सच में उसके पेरेंट्स का इंसल्ट किया। यूमी कहती है कि अगर वो ऐसा सुनना नहीं चाहती थी तो उसे शुरू में ही ठीक से बिहेव करना चाहिए था। हम देखते हैं कि सैमी गुस्से में अपनी मुट्ठी भींच लेती है, हवा में उठा लेती है, यूमी को जोर से थप्पड़ मारने ही वाली होती है और किल्सू बस कोने से ये सब देख रहा होता है। यूमी कहती है कि आगे बढ़ो और उसे मारो, और ये भी कि उसे इसकी कीमत चुकाने के लिए रेडी रहना होगा। वो उसे बुलिंग के लिए रिपोर्ट करेगी और इंश्योर करेगी कि उसके एकेडमिक रिकॉर्ड में सस्पेंशन लगे। हम देखते हैं कि सैमी के हाथ कांप रहे हैं। वो डिसाइड करती है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए और अपना हाथ नीचे कर लेती है। वो कहती है कि वो उसे उसका फ्रीकिंग मनी लौटा देगी और पूछती है कि क्या वो अब खुश है। वो अपनी फ्रेंड से पूछती है कि क्या उनके पास पैसे हैं। कहती है कि क्या हॉरिबल फ्रेंड्स है वो। उसकी फ्रेंड्स जमीन पर अपने पैसे फेंकने लगती हैं। फिर सेमी यूमी पर चिल्लाती है कि इसके बाद वो कभी भी उसके साथ हैंग आउट करने के बारे में सोचे भी नहीं, और वो लोग वहां से चले जाते हैं। यूमी जमीन पर पड़े अपने पैसों को देखती रहती है। वो नीचे घूरती है और एक एक करके अपने पैसे उठाने लगती है। तभी कुछ पैसे उड़ते हुए हॉलवे के आखिर में जा गिरते हैं। वो उन्हें उठाने जाती है और ऊपर देखती है तो किलू वहां खड़ा उसे घूर रहा होता है। उनकी आंखें मिलती हैं। वो फिर से अपने पैसों की तरफ देखती है। किलू पूछता है कि वो थोड़ा नाइसर बनने की कोशिश क्यों नहीं करती, और कहता है कि अगर वो ऐसे ही करती रही तो उसके लिए सब कुछ और भी मुश्किल हो जाएगा। यूमी पूछती है कि इससे उसे क्या फर्क पड़ता है। किलू कहता है कि ये उसका बिजनेस नहीं है, लेकिन उसे देखना काफी फ्रस्ट्रेटिंग है। वो हंसती है और पूछती है कि उसका क्या मतलब है। कहती है कि वो बस अपने तरीके से चीजें कर रही है और पूछती है कि क्या उसे लगता है कि वो फ्रस्ट्रेटिंग नहीं है। वो कहती है कि वो हमेशा अपनी नोज किताबों में घुसाए रहता है, वो बाकी बच्चों से बात तक नहीं करता और ताऊ के अलावा उसका कोई फ्रेंड भी नहीं है। फिर वो सोचती है कि क्या वो सच में फ्रेंड्स भी हैं। वो कहती है कि उसे सोशल स्किल्स वाले किसी इंसान से एडवाइस चाहिए, उससे नहीं। फिर वो वहां से चली जाती है। किलू उसे हॉलवे में जाते हुए देखता रहता है। उसे ओडी की फ्लैशबैक्स आने लगती हैं और याद आता है कि कैसे वो हर बार उससे हेल्प मांगने पर उसे मना कर देता था। वो सोचता है कि वो आखिर कौन थी, लेकिन किसी भी हाल में यूमी का ये एटीट्यूड उसके किसी काम नहीं आएगा। अगले दिन क्लासरूम में हम सेमी को रोते हुए देखते हैं।
वो कह रही होती है कि यूमी के पेरेंट्स ने कॉल किया और उन्हें पैसे देने की धमकी दी। क्लासरूम के कुछ लोग कहते हैं कि वो समझते हैं कि उसे अपने पैसे वापस चाहिए, लेकिन इसमें पेरेंट्स को लाने की क्या जरूरत थी। हमें पता चलता है कि बाकी दो लड़कियों के नाम मे और यंग मैन हैं। वो नर्वस दिखती हैं क्योंकि उन्हें अपनी मर्जी के बिना इस सब में घसीट लिया गया। सेमी कहती है कि ये उसकी गलती है कि उसने उससे पैसे उधार लिए और अब उसके पेरेंट्स भी इसमें इन्वॉल्व हो गए हैं। वो रोते हुए कहती है कि ये सब बहुत बुरा है। बाकी स्टूडेंट्स यूमी से कहते हैं कि वो बहुत आगे निकल गई और सिर्फ पैसे वापस न मिलने की वजह से लोगों के साथ ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए। वो कहते हैं कि एलिमेंट्री स्कूल में भी वो बिल्कुल ऐसी ही थी। वो उसके बारे में र्यूमर्स की बात करते रहते हैं, जबकि वो वहीं क्लासरूम में बैठी होती है। तभी यूमी अपनी डेस्क से खड़ी होती है, मुड़कर उन्हें घूरती है। सब नर्वस हो जाते हैं, लेकिन वो बिना कुछ कहे क्लासरूम से बाहर चली जाती है। कुछ लोग पूछते हैं कि आखिर उसकी प्रॉब्लम क्या है, जबकि गलती तो उसी की थी। हम किलू को वहां बैठे देखते हैं। वो सोचता है कि उनकी नजरें उसी तरह की हैं जैसी उसने पहले खुद पर महसूस की थीं, और कैसे उसे भी पहले ऑस्ट्रासाइज किया जा चुका है। वो खड़ा होता है और हॉलवे की तरफ चलता है। हम यूमी को एक फायर एक्सटिंग्विशर के पास रोते हुए देखते हैं। किलू उसे आवाज देता है। वो पूछती है कि उसे क्या चाहिए और कहती है कि वो उसे अकेला छोड़ दे। किलू महसूस करता है कि उसकी आवाज थोड़ी अजीब लग रही है। वो कहती है कि उसे उसकी सिंपैथी नहीं चाहिए। अगर वो कंफर्ट करना चाहता है तो बस उसे पैसे दे दे। किलू हैरान होकर कहता है कि वो उसे कंफर्ट करने नहीं आया। हम देखते हैं कि वो अपने आंसू पोंछ चुकी है और उसकी तरफ मुड़कर देखती है। गिलू कहता है कि वो उसकी करंट प्रॉब्लम के लिए एक सॉल्यूशन ऑफर करने आया है। वो पूछती है कि वो ऐसा क्यों करेगा। वो कहता है कि शायद इसलिए क्योंकि उसने अपनी पास्ट लाइफ में फॉल्स र्यूमर्स फेस किए थे। लेकिन क्योंकि वो उसे ये एक्सप्लेन नहीं कर सकता, वो कहता है कि जब क्लास का एटमॉस्फेयर ऐसा होता है तो वो पढ़ाई पर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता। वो सरप्राइज हो जाती है और हंसी रोकने के लिए मुड़ जाती है। किलू उसे ऐसा करते देखता है और कहता है कि जब वो हंसती है तो वो एक अलग इंसान लगती है। उसके चेहरे पर वो कोल्ड एक्सप्रेशन नहीं होता जो आमतौर पर रहता है। वो पूछती है कि उसका सॉल्यूशन क्या है। किलू कहता है कि वो उसे अभी एक्सप्लेन करेगा। कुछ समय बाद स्कूल बेल बजती है और किल्लू यूमी की तरफ देखता है, जो उसे ओके हैंड जेस्चर देती है। वो खड़ा होता है और उसके पास जाकर पूछता है कि क्या वो अभी भी लोगों को पैसे उधार देती है। सब लोग हैरान हो जाते हैं। वो कहती है ऑफ कोर्स। पूछती है क्या उसे कैश चाहिए। वो कहता है कि उसे $2 चाहिए और स्कूल के बाद इंटरनेट कैफे जाना है, लेकिन वो अपना वॉलेट घर भूल आया है और वो कल पैसे लौटा देगा। वो हैरान होती है कि सिर्फ $2, और वो पूछता है कि क्या वो छोटे लोन भी देती है। वो कहती है ऑफ कोर्स, मिनिमम $1 है और इंटरेस्ट सिर्फ 1.5% अ मंथ है। वो उससे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाती है और दोनों एक दूसरे को देखते हैं, क्योंकि ये सब प्लान के मुताबिक हो रहा है। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखता है। किलू कहता है कि कल वो सबके सामने उससे पैसे उधार लेगा। वो पूछती है कि वो पैसे किस लिए उधार लेगा। वो कहता है कि अगर सब उसे उससे पैसे लेते देखें तो शायद उनकी परसेप्शन बदल जाए। वो अपनी फिंगरप्रिंट से कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है। वो उसे थैंक्स कहती है और दोबारा बिजनेस करने की बात कहती है। वो ये भी कहती है कि आज उसे एक और कस्टमर मिला है। फिर वो कहती है कि अब वो बाथरूम जा रही है। वो बाहर चली जाती है। किल्लू अपने अंगूठे पर लगे दर्द को देखता है। सेमी पूछती है कि वो उससे पैसे क्यों उधार ले रहा है जब वो इतनी डेंजरस है। वो पूछती है कि क्या उसने र्यूमर्स नहीं सुने। किल्लू कहता है कि उसे नहीं पता वो किस बारे में बात कर रही हैं। वो कहती हैं कि र्यूमर्स काफी बुरे हैं। किल्लू पूछता है कि आखिर कितने बुरे हो सकते हैं। सेमी कहती है कि उसने सुना है यूमी बैड पीपल के साथ हैंग आउट करती है और उन्हें उन लोगों से पैसे कलेक्ट करने भेजती है जो टाइम पर पे नहीं करते। उसने ये भी सुना है कि वो लोगों के क्लोथ्स या चीजें पेमेंट के तौर पर ले लेती है और यही वजह है कि वो एक बार में इतने ज्यादा पैसे उधार दे पाती है।
किल्लू अपने अंगूठे से चीज हटाने की कोशिश करता है और वो बोलती रहती हैं। सेमी कहती है कि वो बस उसे वॉर्न कर रही हैं क्योंकि वो वरीड है। किल्लू कहता है कि अगर वो टाइम पर पैसे लौटा दे तो इसका मतलब सब ठीक ही हुआ ना। सेमी पूछती है कि उसका क्या मतलब है। वो कहता है कि अगर वो टाइम पर पे कर दे तो कोई इशू ही नहीं होगा। वो कहती है कि ये बात सही है, लेकिन फिर भी यूमी के बारे में कुछ ऑफ लगता है और वो खुद को ऐसे इंसान के साथ इन्वॉल्व कर रहा है जो उस तरह की लाइफ जीती है। किल्लू कहता है कि अगर र्यूमर्स सच हैं तो ठीक है, लेकिन क्या उसने खुद यूमी को बैड पीपल के साथ हैंग आउट करते देखा है? सेमी कहती है नहीं, लेकिन उसकी एलिमेंट्री स्कूल फ्रेंड ने उसे ये सब बताया था। किल्लू पूछता है कि वो एलिमेंट्री स्कूल फ्रेंड एग्जैक्टली कौन है। सब लोग थोड़ा सरप्राइज्ड हो जाते हैं। सेमी कहती है कि उसे उसका नाम नहीं पता और टॉपिक बदल देती है। वो पूछती है कि वो यूमी को डिफेंड क्यों कर रहा है। किल्लू कहता है कि वो उसे डिफेंड नहीं कर रहा, उसे बस ये सब स्ट्रेंज लग रहा है। वो कहता है कि उसने भी यूमी के बारे में कुछ र्यूमर सुने हैं, लेकिन वो इनसे काफी अलग है। सेमी पूछती है कि क्या वो सीरियस है और उसने क्या सुना है। फिर फ्लैशबैक में किल्लू कहता है कि जैसे ये लड़कियां यूमी के बारे में फेक र्यूमर्स फैला रही हैं, वैसे ही वो भी कुछ र्यूमर्स बनाएगा। वो हैरान हो जाती है। वो कहता है कि उसे वरी करने की जरूरत नहीं, ये अच्छे र्यूमर्स होंगे। वो कहता है कि उसने सुना है कि यूमी काफी स्ट्रिक्ट हो सकती है और कभी-कभी पेन भी होती है, लेकिन वो कभी अपनी बात से पीछे नहीं हटती, क्योंकि पैसे के मामले में वो कभी मजाक नहीं करती। वो कहता है कि अगर आप उससे पैसे उधार लेते हैं और पैसे का कोई इशू नहीं है, तो वो आपकी एक नॉर्मल गुड फ्रेंड जैसी होती है और किसी ने भी उसे कभी लॉ तोड़ते नहीं देखा। ये सब प्लान के मुताबिक चल रहा था। सेमी कंफ्यूज्ड होकर पूछती है कि उसने ये सब किससे सुना। किल्लू कहता है कि उसे याद नहीं। सेमी पूछती है कि क्या वो सच में एक्सपेक्ट करता है कि वो ये मान ले जब उसे ये भी याद नहीं कि उसने किससे सुना। किल्लू समझ जाता है कि यही वो मोमेंट है। उसने यूमी से कहा था कि कॉन्वर्सेशन को इस डायरेक्शन में ले जाकर वो सेमी की स्टोरी में होल्स निकालेगा, और जैसे ही वो होल्स दिखेंगे, गेम ओवर। किल्लू पूछने ही वाला होता है कि वो सेमी की स्टोरी पर बिलीव क्यों करें, तभी यूमी भागती हुई आती है और पूछती है कि वो उसकी बातों पर बिलीव क्यों नहीं करेंगे। वो बहुत पिस्ड लग रही होती है। किल्लू कंफ्यूज्ड हो जाता है क्योंकि वो स्क्रिप्ट से हट रही है। सेमी भी उसे देखकर शॉक्ड होती है। यूमी कहती है कि उसने सेमी के मुंह से ये वर्ड सुने थे कि वो किल्लू की बातों पर बिलीव नहीं करेगी क्योंकि उसे याद नहीं कि उसने र्यूमर्स किससे सुने। तो फिर सेमी का क्या? उसे भी तो उस फ्रेंड का नाम याद नहीं जिसने उसके बारे में कुछ भी कहा था। अगर वो फेक र्यूमर्स पर बिलीव कर सकती है, तो फिर किल्लू के बताए गुड र्यूमर्स पर भी बिलीव करना चाहिए। उसकी फ्रेंड्स को लगता है कि वो सही कह रही है। बाकी क्लासमेट्स भी अग्री करते हैं। वो कहते हैं कि उन्होंने कभी एक्चुअली यूमी को कुछ गलत करते देखा ही नहीं। सबने र्यूमर्स सुने हैं, लेकिन सोचते हैं कि आखिर उन्होंने ये र्यूमर्स सुने भी किससे थे। वो और कोई नहीं, सेमी ही थी। अब सब सोचने लगते हैं कि कहीं सेमी ने ही ये सारे र्यूमर्स बना तो नहीं दिए। सेमी कहती है कि उसने ये सब खुद एक्सपीरियंस किया है और उसने यूमी को उसके पेरेंट्स के बारे में बातें करते सुना है। वो अपनी दोनों फ्रेंड से पूछती है कि क्या वो सही कह रही है। वो एक दूसरे की तरफ देखती हैं और कहती हैं कि उन्होंने भी ये सुना है। सेमी सोचती है कि अब वो जीत रही है। वो कहती है कि ये सच है, यूमी ने उसके पेरेंट्स के बारे में बातें की थी। वो यूमी से पूछती है कि अब इस बारे में उसे कुछ कहना है या नहीं। यूमी कहती है कि हाँ, उसने सच में ऐसा किया था और उसे इस पर कोई शर्म नहीं है। सब उसे घूरने लगते हैं। वो कहती है कि जैसा सब देख सकते हैं, वो चीजों को जैसा है वैसा ही कहती है। लेकिन यहां सेमी लोगों के बारे में फॉल्स रूमर्स फैलाने की आदत रखती है। वो उसकी दोनों फ्रेंड से पूछती है कि क्या उन्होंने नोटिस नहीं किया। वो यंग मैन से पूछती है कि क्या उसे वो रूमर याद है कि उसने उस पॉप क्विज में चीटिंग की थी।
और एम ही से पूछती है कि क्या उसे वो रूमर याद है कि उसने क्लास फंड से नए शूज खरीदे थे। वो कहती है कि उन्हें जरूर याद होगा, क्योंकि उन रूमर्स की वजह से उन्हें अपना नाम साफ करने में काफी परेशानी हुई थी। और वो रूमर्स किसी और ने नहीं, सेमी ने ही शुरू किए थे। सब सेमी को घूरने लगते हैं। सेमी पूछती है कि किसने कहा कि ये उसने किया था, और क्या उनके पास कोई एविडेंस है। वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। मैन ही कहती है कि उसके पास प्रूफ है, क्योंकि सेमी ने ही उसे बताया था कि यंग मैन ने पॉप क्विज में चीट किया। यंग मैन कहती है कि सेमी ने ही उसे बताया था कि एम ही ने क्लास फंड से शूज खरीदे। सेमी की पूरी रियलिटी कोलैप्स होने लगती है। उसे समझ आ जाता है कि वो पकड़ी जा चुकी है। तो वो डिफॉल्ट में यूमी को ब्लेम करती है। कहती है कि यूमी ने फिर भी उसके पेरेंट्स का इंसल्ट किया। वो कहती है कि हाँ, उसने लोगों की पीठ पीछे बातें की हैं, लेकिन यूमी ने उसके पेरेंट्स का इंसल्ट किया, जिसका मतलब है कि वो एक बंदर है और ट्रैश से भी बदतर है। वो पूछती है कि क्या सब इससे अग्री करते हैं और सब उसके खिलाफ क्यों हो गए हैं। हम देखते हैं कि वो पूरी तरह क्रैशिंग आउट कर रही है। यूमी कहती है कि वो सही है। सेमी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। यूमी कहती है कि उसने हद पार कर दी और वो थोड़ी मीन थी। अब वो डिसाइड करती है कि रोने की उसकी बारी है। वो क्रोकोडाइल टीयर्स डालते हुए कहती है कि अगर सेमी ने टाइम पर पैसे लौटा दिए होते तो उसे ये सब नहीं करना पड़ता। सेमी को समझ आ जाता है कि सिचुएशन खराब हो रही है, क्योंकि यूमी अब एक एंजल जैसी लग रही है। यूमी कहती है कि भले ही पेमेंट कितनी भी ओवरड्यू हो, उसे उसके पेरेंट्स के बारे में ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए थीं, और वो अपॉलजी देने लगती है। सब आपस में विस्पर करने लगते हैं। कहते हैं कि सेमी पहले से ही पैसे न देने के बहाने ढूंढ रही थी, और अब वो यूमी के बारे में फॉल्स रूमर्स फैला रही है और उसे आउटकास्ट करने की कोशिश कर रही है। सेमी भागती हुई वहां से चली जाती है। सब यूमी को कंफर्ट करने लगते हैं और कहते हैं कि सेमी को यही मिलना चाहिए था। वो कहते हैं कि उन्हें तो ये भी नहीं पता कि यूमी ने सच में उसके पेरेंट्स का इंसल्ट किया भी था या नहीं। यूमी वहीं बैठी रो रही होती है। वो मुड़कर किलू की तरफ देखती है। किलू उसे घूरता है, सोचता है कि क्या वो ठीक है। तभी यूमी अपनी जीभ बाहर निकालती है, दिखाते हुए कि ये सब सिर्फ एक एक्ट था। हम उनका स्कूल मोटो भी देखते हैं, इट्स नॉट ओवर टिल इट्स ओवर। दिन में बाद में हम किलू को बाहर बैठा देखते हैं। यूमी उसके पास आती है और उसे एक ड्रिंक पकड़ा देती है। कहती है कि इसे ले। वो उसे कैच करता है। वो कहती है कि ये उसकी ग्रैटिट्यूड का एक छोटा सा टोकन है और सब कुछ उसकी वजह से वर्क कर गया। किलू ड्रिंक को देखकर हैरान होता है। कहता है कि उसने कभी नहीं सोचा था कि उसे उससे फ्री ड्रिंक मिलेगी। वो कहती है कि उसे गिफ्ट्स देना भी आता है। किलू कहता है कि इससे उसे उसकी इमेज पर फिर से सोचने का मन करता है। वो कहता है कि उसने उसे अपनी मेमोरीज वाली किसी और लड़की के साथ मिक्सअप कर दिया था, और भले ही उसे अभी भी लगता है कि उसने उस लड़की को भी गलत जज किया था। वो सोचता है कि पिछली जिंदगी में उसने कितने लोगों को गलत समझा होगा। इस बार उसके पास दुनिया बचाने का कोई प्लान नहीं है, लेकिन कम से कम वो किसी जरूरतमंद के काम आ सका। और पिछली जिंदगी के उलट इस बार वो सच में कुछ चेंज ला सका। तो भले ही वो दुनिया न बचा पाए, वो अपने आसपास के लोगों की मदद तो कर सकता है। वो ड्रिंक खोलता है और उसे थैंक्स कहता है। वो भी उसे चीयर्स करती है। दोनों अपने कैंस टकराते हैं और पीना शुरू कर देते हैं। फिर उसे कुछ रियलाइज होता है। वो पूछता है कि वो अचानक बीच में क्यों कूद पड़ी। उसे लगा था कि अगर वो खुद वो बातें कहती तो वो एक्सक्यूजेस जैसी लगती। वो पीते हुए कहती है कि सिर्फ इसलिए कि वो उसका बचाव कर रहा था और सेमी की आर्ग्यूमेंट में होल्स दिखा रहा था। क्या उसे सच में लगा कि सब ये कह देंगे कि उसके बारे में सारे ऑफुल रूमर्स झूठे थे? उसे एहसास होता है कि वो नाइव था। वो कहती है कि उसकी मॉडल स्टूडेंट रेपुटेशन की वजह से शायद ऐसा लग सकता था, लेकिन वो फिर भी एक लोनर है। वो एक
बुकवर्म है, जिसका सिर्फ एक फ्रेंड ताऊ है। वो किसी से बात नहीं करता और उसके पास सोशल स्किल्स नहीं है। पुअर ब्रो पर लगातार स्ट्रे पड़ रहे हैं। वो कहती है कि अपनी प्रॉब्लम को कंप्लीटली सॉल्व करने के लिए उसे खुद स्टेप इन करना पड़ा और सेमी को एक्सपोज करना पड़ा कि वो फेक रूमर्स बना रही थी। वो पहले बहुत क्लोज थी, इसलिए उसके बारे में ये बातें जानना वियर्ड नहीं लगता, लेकिन अगर कीलू ये बातें कहता तो वो ऑकवर्ड होता। और ऑनेस्टली, जब वो थोड़ा कॉन्फिडेंस लेकर उसके पास आया और कहा कि उसके पास सोल्यूशन है, तो उसे थोड़ा अजीब लगा, जैसे वो उसे पंच करना चाहती हो। और यही उसका सरप्राइज था। गिलू कहता है कि ये उसकी फोर्थ लाइफ है, फिर भी वो लोगों को डील करने में उससे बेटर है और उसने बस उसकी दी हुई थोड़ी सी एडवाइस से पूरी सिचुएशन को पहले ही समझ लिया। वो कहती है कि ये इसलिए है क्योंकि वो एक बॉय है। अगर वो उसके लिए बार बार खड़ा रहता तो क्लास ये सोच सकती थी कि उसके कोई और मोटिव्स हैं। वो शायद ये भी सोच लेते कि वो अचानक फ्रीज हो जाती है और हकलाने लगती है। किलू उसे देखता है और पूछता है कि वो क्या कहना चाह रही है। वो ब्लश करने लगती है और उसे साइड में पंच कर देती है। वो पूछता है कि ये किस लिए था। वो अब भी ब्लश करते हुए कहती है कि वो टोटली डिजर्व करता था। वो पूछता है कि उसने क्या गलत किया। वो कहती है कि उसने उसे सुपर स्ट्रिक्ट कहा और उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। वो कहता है कि जब लोग उससे पैसे उधार लेते हैं तो वो ऐसा इंप्रेशन देती है क्योंकि वो प्रॉमिसरी नोट साइन करवाती है और फिंगरप्रिंट भी लेती है। वो कहती है कि ये स्ट्रिक्ट होना नहीं, ये थरो होना है और वो फैक्ट्स स्पिट कर रही है। मैं भी उससे अग्री करता हूं। वो पूछती है कि उसने सिर्फ $2 ही क्यों उधार लिए। कहती है कि उसमें वो कोई प्रॉफिट नहीं कमा सकती। वो पूछता है कि क्या वो उससे प्रॉफिट कमाना चाहती थी। वो कहती है ऑफ कोर्स। जैसे जैसे वो चलते जाते हैं, हम उनकी शैडोज देखते हैं जो उन्हें साथ बड़े होते हुए दिखाती हैं। वो कहती है कि उसका इंटरनेट कैफे वाला एक्सक्यूज बहुत अनकन्विंसिंग था, क्योंकि किसी को भी नहीं लगता कि वो स्कूल के बाद गेम्स खेलता है। और वो ऐसे ही बैंटर करते हुए आगे बढ़ जाते हैं। अब हम देखते हैं कि जून का महीना है। किल्लू कहता है कि अपनी फोर्थ लाइफ में भी उसे अभी तक दुनिया बचाने का तरीका नहीं मिला है। सच कहें तो उसने इस बारे में ज्यादा सोचा भी नहीं था, लेकिन यूमी की मदद करने के बाद उसे दोबारा कोशिश करने की मोटिवेशन मिली है और उसने अर्थ को बचाने के तरीकों पर सोचना शुरू कर दिया है। वो इस कंक्लूजन पर पहुंचता है कि करंट टेक्नोलॉजी के साथ एस्ट्रॉयड के बारे में सीधे कुछ करना इम्पॉसिबल है। वो सोचता है कि कहीं और शेल्टर बनाया जाए, जैसे मून पर। आईएसडीसी हमेशा से मून को कॉलोनाइज करने में इंटरेस्टेड रहा है, अपने नेचुरल सैटेलाइट को डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए एक आउटपोस्ट की तरह इस्तेमाल करने के लिए। वहां रेयर रिसोर्सेज एक्सट्रैक्ट करना, लो ग्रेविटी एनवायरनमेंट में यूनिक एलॉयज प्रोड्यूस करना। लेकिन ये प्लान कभी मटीरियलाइज नहीं हुआ, क्योंकि इसका कॉस्ट बहुत ज्यादा था। अगर वो आईएसडीसी को एक इफेक्टिव सॉल्यूशन प्रेजेंट करे, तो मून पर बेस शायद रियलिटी बन सके। हालांकि जिस टेक्नोलॉजी की उसे जरूरत होगी, वो डेवलप करना शायद बहुत हार्ड होगा। वो सोचता है कि ह्यूमंस मून पर कितनी देर सरवाइव भी कर पाएंगे। मून की ग्रेविटी अर्थ की लगभग 1/6 है। अर्थ पर पैदा हुआ एक 3 ईयर ओल्ड और मून पर पैदा हुआ एक 3 ईयर ओल्ड बहुत ज्यादा डिफरेंट होंगे। स्टडीज दिखाती हैं कि लो ग्रेविटी से मसल और बोन लॉस होता है। 10 साल बाद अर्थ का एक नॉर्मल बच्चा मून पर एकदम फ्रीक ऑफ नेचर बन जाएगा। वो हेल्दी तरीके से ग्रो नहीं कर पाएंगे। लो ग्रेविटी की वजह से ओवरग्रोन हो जाएंगे। उन्हें क्रॉनिक ऑर्गन हाइपरट्रॉफी, रैपिड बोन एक्सपेंशन से मसल डैमेज और वीक बोन स्ट्रक्चर की वजह से बोन फ्रैक्चर्स होंगे। कोई श्योर नहीं है कि ह्यूमंस मून पर बिना ज्यादा डैमेज के कितनी देर जी पाएंगे। शायद बेटर होगा कि स्पेस स्टेशन पर एक शेल्टर बनाया जाए, कुछ वैसा ही जैसा उसने अपनी थर्ड लाइफ के एंड में प्रोजेक्ट नोहा के लिए किया था। लेकिन ऐसा स्पेस शेल्टर बनाना जो सारे नेसेसरी बॉक्सेस चेक करे, बहुत हार्ड है। अगर वो एस्ट्रॉइड से काफी पहले ये आइडिया आईएसडीसी को देगा, तो वो कहेंगे ये पैसे की वेस्ट है, इसलिए उसे ये सब अकेले ही करना होगा। अगर वो दोबारा आईएसडीसी ज्वाइन करेगा, तो उन शिटी बॉसेस से फिर डील करना पड़ेगा। इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो
प्राइवेट फंड्स रेज करेगा और इंडिपेंडेंटली काम करेगा। फिर वो स्पेस शेल्टर अपने हिसाब से बना सकेगा। वो फिर स्पेस हैबिटेट बनाने के बारे में सोचता है। ये कोई इम्पॉसिबल ड्रीम नहीं है। आज की टेक्नोलॉजी के साथ स्पेस हैबिटेट डूएबल है, बस पैसे की जरूरत है। वो सोचता है कि इसका कॉस्ट कितना होगा। पहले गेस करता है शायद 10 अरब, फिर रियलाइज करता है कि ये 100 अरब के करीब है। वो कंप्यूटर पर कैलकुलेशंस चलाने की कोशिश करता है, लेकिन सिस्टम स्लो है। जैसे जैसे और डेटा लोड होता है, वो और ज्यादा वरीड होने लगता है। कॉस्ट ट्रिलियन डॉलर्स के करीब है। ये एस्टिमेट था आइलैंड एक स्पेस हैबिटेट सिर्फ 10,000 पीपल के लिए, लग्रांज पॉइंट L5 पर। लग्रांज पॉइंट्स इक्विलिब्रियम पॉइंट्स होते हैं, जहां अर्थ और मून जैसे दो मैसिव बॉडीज के इन्फ्लुएंस में छोटी मासेस को पार्क किया जा सकता है। ऐसे कुल 5 पॉइंट्स होते हैं। L4 और L5 सबसे स्टेबल लोकेशंस हैं। लेकिन उसे समझ नहीं आता कि इतना सारा पैसा कहां से लाए। अगले दिन स्कूल में सब लोग दिन के बाद क्लीनिंग ड्यूटीज कर रहे होते हैं। टैकू अपनी ड्यूटीज स्किप करने वाला होता है और काफी खुश दिखता है। तभी किल्लू उसे आवाज देता है। वो चौंक जाता है, लेकिन रिलीव्ड होता है कि सिर्फ किल्लू है। किल्लू कहता है कि उसे एक क्वेश्चन है। टाइकू पूछता है कि क्या ये टेक के बारे में है? कहता है ये नया है। किल्लू कहता है कि अब सोचने पर उसे रियलाइज हुआ है कि वो रेयरली उससे पहले बात करता है और फ्यूचर में उसे ज्यादा अप्रोच करना चाहिए। वो कहता है कि वो एक स्पेस हैबिटेट बनाना चाहता है और पूछता है कि सबसे रियलिस्टिक तरीका क्या हो सकता है। ताइकू पूछता है कि वो अचानक इस बारे में क्यों बात कर रहा है। कहता है कि उसने अपना टेक ट्री काफी तेजी से चेंज कर लिया है और पूछता है कि क्या वो श्योर है कि वो हाफ वे में गिव अप नहीं करेगा जैसे बाकी लोग करते हैं। किल्लू कहता है कि वो गिव अप नहीं करेगा जब तक कुछ मेजर ना हो जाए। एक लड़की उन्हें हटने को कहती है क्योंकि वो रास्ता ब्लॉक कर रहे हैं। ताइकू किल्लू को साथ चलने को कहता है और कहता है कि फिर भी चांस है कि वो गिव अप कर दे। वो पूछता है कि उसके टेक का स्केल क्या है। वो पूछता है कि क्या वो बिशप रिंग की बात कर रहा है और उसका एक अच्छा सा ड्राइंग बना देता है, या फिर मैकेंड्री सिलेंडर। किल्लू कहता है कि नीदर। वो कुछ बहुत छोटा सोच रहा है क्योंकि वो सब बिल्ड करना इम्पॉसिबल है। दुनिया का हर स्पेस इंजीनियरिंग एक्सपर्ट सैकड़ों साल दिन रात काम करे तब भी शायद पूरा हो। वो कहता है कि अगर 10,000 पीपल को होल्ड कर सके तो वो काफी है। फ्यूचर में कुछ बड़ा बनाना अच्छा होगा। ताइकू कहता है कि सीधे बड़े प्रोजेक्ट में कूदने से अच्छा है स्मॉल से स्टार्ट करना। किल्लू ड्रॉ करता, लेकिन ड्राइंग काफी खराब होती है। वो कहता है कि वो आइलैंड या शायद CPA जैसा कुछ सोच रहा है। ताइकू मजाक उड़ाता है, कहता है उसकी ड्राइंग्स टेरिबल हैं और पूछता है कि क्या ये क्रॉसऑन है। किलू कहता है कि वो आइलैंड एक डिजाइन की तरफ ज्यादा लीन कर रहा है। लकीली ताइकू उसे रीड्रॉ कर देता है। ताइकू पूछता है क्यों? क्योंकि CPA एक ज्यादा कूल दिखता है और ये न्यूअर डिजाइन है जो पुराने मॉडल्स की फ्लॉज इंप्रूव करता है। किलू हैरान होता है कि वो इतना अच्छा ड्रॉ करता है। वो कहता है कि उसे इसके बारे में ज्यादा पता नहीं, लेकिन वो CPA नहीं चुन सकता क्योंकि उसका वेट बहुत ज्यादा है। ताइकू पूछता है कि उसका क्या मतलब है। किलू एक्सप्लेन करता है कि आइलैंड का एस्टिमेटेड वेट 5 लाख टन है, जबकि CPA करीब 7 मिलियन टन है। अगर उसे चूज करना पड़े तो वो लाइटर ऑप्शन लेगा क्योंकि उसका कॉस्ट बहुत कम होगा। ताइकू कंफ्यूज्ड होकर कहता है कि अगर किलू ने पहले ही स्पेस हैबिटेट का टाइप डिसाइड कर लिया है तो फिर उसे उसकी जरूरत किस लिए है। कीलू कहता है कि ये कॉस्ट की बात है। उसने आइलैंड डिजाइन के एस्टिमेट्स के बेस पर कैलकुलेट किया है कि अगर आज की डेट में आज के पैसों से इसे बिल्ड किया जाए तो करीब $1 ट्रिलियन चाहिए होंगे। इसीलिए वो उसका दिमाग खंगालना चाहता है। ताइकू कहता है कि ये तो टेक की बात नहीं है और पूछता है कि वो पैसे वाली बातें उससे क्यों पूछ रहा है। वो कहता है कि उसका इंटरेस्ट अब कंप्लीटली चला गया है। कीलू कहता है कि उसकी बात सही है, लेकिन उसे नहीं पता इन चीजों के बारे में और किससे बात करे। उसे कम से कम कोशिश तो करनी ही होगी कि उससे कुछ न कुछ निकाल पाए। वो एक्सप्लेन करता है कि टेक और फाइनेंस का कनेक्शन होता है। वो उसे सोचने को कहता है।
कितने ऑसम टेक प्रोडक्ट्स सिर्फ कॉस्ट की वजह से कभी बन ही नहीं पाए। इलेक्ट्रिक मोटर्स असल में गैस मोटर्स से पहले डेवलप हो गए थे, लेकिन टेक और मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ज्यादा थी। लाइट बल्ब भी ऐसा ही एग्जाम्पल है। पहले वाले लाइट बल्ब्स ज्यादा गर्म होकर जल्दी बर्नआउट हो जाते थे, इसलिए सेल नहीं हो पाते थे। सिर्फ तब जब एडिसन ने इंप्रूवमेंट्स किए, तब वो फाइनली कमर्शलाइज हुए। एम्फीबियस हवरक्राफ्ट भी ऐसा ही केस है। वो बस लगातार बोलता रहता है और बार बार यही सोच रहा है कि इसे काम करने लायक कैसे बनाया जाए। ताइको पूछता है कि वो इसे बिल्ड कैसे करना चाहता है। गीलू कहता है कि उन्हें पहले सिंपल स्टार्ट करना होगा। पहले मून पर एक बेस एस्टैब्लिश करना होगा, फिर वहां स्टॉकपाइल किए गए पार्ट से लैग्रांज पॉइंट L5 पर अर्थ और मून के बीच एक कॉलोनी बिल्ड करनी होगी। वो पूछता है कि क्या टाइकू के पास कॉस्ट कम करने या फंड्स रेज करने का कोई आइडिया है। टाइकू कहता है कि उसे पैसे कमाने के बारे में कुछ नहीं पता। कीलू आगे कहता है कि उसे पूरा यकीन है कि लेबर और ट्रांसपोर्टेशन सबसे बड़े एक्सपेंसेस होंगे। इस बीच ब्रो बस विंडो से एक बुगर फ्लिक कर देता है। ताइकू पूछता है कि वो रोबोट टेक यूज क्यों नहीं करता, क्योंकि तब किसी को हायर करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कीलू हैरान हो जाता है। वो कहता है कि पूरी तरह ऑटोमेटेड होने से सिर्फ वेजेस ही नहीं, बल्कि और भी एक्सपेंसेस बचेंगे, जैसे वर्कर्स को मून भेजना, डॉम्स बनाना और फूड। ताइकू कहता है कि इससे बहुत सारा पैसा बचेगा। वो कहता है कि पार्ट्स को मून तक और वापस ट्रांसपोर्ट करना सस्ता नहीं होगा। अगर वो ऐसी टेक बना सके जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम कर दे, तो अर्थ से डायरेक्टली फिनिश्ड प्रोडक्ट्स स्पेस हैबिटेट तक भेजना ज्यादा चीप होगा, मून बेस के थ्रू जाने से। लेकिन रॉकेट्स तो क्वेश्चन से बाहर हैं। मून बेस से सप्लाईज भेजना अर्थ से लॉन्च करने से काफी सस्ता होगा। कीलू सोचने लगता है कि क्या इसका कोई और तरीका हो सकता है। उसी वक्त हॉलवे में बच्चे खेल रहे होते हैं। उनमें से एक लड़की से टकरा जाता है। वो गुस्सा हो जाती है, उसे धक्का देती है। लड़का आगे की तरफ गिरने लगता है। उसके हाथ से ब्रूम उड़कर सीधे विंडो के थ्रू निकल जाता है और ग्लास टूट जाता है। ताइकू और कीलू दोनों ये देखते हैं। ताइकू को आइडिया आता है। वो कहता है कि वो स्पेस गन यूज कर सकते हैं। ये एक मैसिव कैनन लाइक स्ट्रक्चर होती है जो ऑब्जेक्ट्स को स्पेस में लॉन्च करती है और न्यूटन्स लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन पर ऑपरेट करती है। ये आइडिया तब से डिस्कस होती आ रही है जब से ह्यूमैनिटी ने स्पेस ट्रैवल का सपना देखना शुरू किया। मूवी अ ट्रिप टू द मून, जो जूल्स वर्न के नॉवल पर बेस्ड है, उसमें मेन कैरेक्टर स्पेस गन से मून पर शूट होता है। अगर कोई सोच रहा है कि आज ये टेक वाइडली यूज क्यों नहीं होती, तो वजह यह है कि रॉकेट्स के कंपैरिजन में इसमें कुछ क्रिटिकल फ्लॉज हैं। स्पेस गन इनिशियल एक्सेलरेशन से एस्केप वेलोसिटी अचीव करती है, जिसका मतलब है कि स्टार्टिंग एक्सेलरेशन बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है। इसलिए ये ह्यूमंस को सेफली स्पेस में लॉन्च नहीं कर सकती, बल्कि सीधे उनकी सोल्स मून पर भेज देगी। लेकिन स्पेस गन फिर भी ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है। अगर वो इसे सक्सेसफुली बिल्ड कर ले और सप्लाईज को सिर्फ $30 प्रति किलोग्राम में भेज पाए, तो ये समहाउ इंटरनेशनल शिपिंग से भी सस्ती पड़ सकती है। स्पेस गन्स लोगों या फ्रेजाइल ऑब्जेक्ट्स के लिए अच्छी नहीं है, लेकिन पार्ट्स और मटेरियल्स भेजने के लिए ये एक्चुअली बहुत अच्छा आइडिया है। कीलू सोचता है कि उसने पहले इसके बारे में क्यों नहीं सोचा। पार्ट्स और मटेरियल्स को डायरेक्टली स्पेस हैबिटेट तक शूट करना मून बेस से ट्रांसपोर्ट करने से कहीं ज्यादा सस्ता पड़ेगा। साथ ही मास ड्राइवर या स्पेस एलिवेटर बिल्ड करने में भी कम टाइम लगेगा। आखिरकार इसके प्रिंसिपल सिंपल है। वो इतना फोकस था रॉकेट्स और मून बेसिस पर कि उसने कभी स्पेस गन्स के बारे में सोचा ही नहीं। अब उसे स्पेस गन्स और ऑटोमेशन के साथ प्लानिंग करनी चाहिए। वो ताइकू को आइडिया के लिए थैंक्स कहता है। ताऊ कहता है कि मेंशन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आखिरकार टाइकू टेक है। मिस यूरी दौड़ती हुई आती है, बच्चों से पूछती है कि सब ठीक है या नहीं। वो केएसयू का चेहरा देखती है और
पैनिक करने लगती है। वो पूछती है कि ये किसने किया। सब ब्रूम वाले लड़के की तरफ पॉइंट करते हैं। वो ताइको से पूछती है कि क्या वो ठीक है। वो कहता है कि वो ठीक है। वो कहती है कि अगर सिर्फ कीलू है तो किसी को उसे नर्सेस ऑफिस ले जाना चाहिए। कीलू कहता है कि वो खुद जा सकता है, लेकिन यूमी बोल पड़ती है, डिटरमिन्ड कहती है कि वो उसे ले जाएगी। हम उसे रूम से बाहर जाते देखते हैं। मिस यूरी कहती है कि ये ग्रेट है। वो इंसिडेंट कॉज करने वाले दोनों बच्चों को प्रिंसिपल्स ऑफिस ले जाने लगती है। यूमी गार्बेज कैन नीचे रखती है, कीलू की तरफ देखती है और कहती है, अब चलने का टाइम है। सीन जंप करता है नर्सेज ऑफिस में। जैसे ही डोर स्लाइड होकर खुलता है, वो अंदर जाते हैं, लेकिन वहां कोई नहीं होता। यूमी नर्स को आवाज भी लगाती है और बाकी रूम्स में ढूंढने की कोशिश करती है। वो कहती है कि उसे नहीं लगता नर्स यहां है। फिर उसकी नज़र कुछ मेडिकल सप्लाईज पर पड़ती है और वो डिसाइड करती है कि उन्हें लेना अच्छा आइडिया होगा। वो ऐसा करती है और किल्लू का ट्रीटमेंट शुरू कर देती है। वो कहती है कि कट ज़्यादा डीप नहीं है, थोड़ा सा ऑइंटमेंट और एक बैंडेज काफ़ी होगा। किल्लू खुद करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसके हाथ से छीन लेती है और कहती है कि बस चुपचाप होल्ड करके खड़ा रह। वो पूछती है कि उसके साथ क्या प्रॉब्लम है और वो वहां एक इडियट की तरह क्यों खड़ा था। विंडो उसके सामने ही टूट गई थी। किल्लू कहता है कि वो ताइकू से किसी चीज के बारे में बात कर रहा था और कॉन्वर्सेशन में खो गया था। यूमी क्यूरियस हो जाती है और पूछती है कि वो ताऊ से किस बारे में बात कर रहा था। वो कहता, मनी के बारे में। ये सुनते ही वो सुपर एक्साइटेड हो जाती है और गलती से उसके वूंड पर जोर से जब कर देती है। किल्लू कहता है कि वो किसी प्रॉब्लम को सबसे सस्ते तरीके से सॉल्व करने की बात कर रहा था। यूमी कहती है कि वो गलत इंसान के पास गया, उसे तो सीधे उसके पास आना चाहिए था। फिर वो पूछती है कि उसे एग्जैक्टली कितना पैसा चाहिए। किल्लू कहता है, करीब $1 ट्रिलियन। वो फ्रीज हो जाती है, कहती है कि लास्ट टाइम उसने सिर्फ $2 मांगे थे और अब सीधे ट्रिलियन। वो पूछती है आखिर उसे इतनी बड़ी रकम किस लिए चाहिए। किल्लू कहता है कि ये काफी कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन वो उसे अपने प्लान का ब्रेकडाउन देता है। वो सरप्राइज्ड हो जाती है, कहती है कि उसके खुद के भी कुछ एम्बिशियस बिजनेस प्लान्स हैं, लेकिन ये तो उससे भी ज्यादा क्रेजी है। किल्लू पूछता है, क्या सच में? वो बैंडेड खोलकर उसके चीक पर लगाता है। वो कहता है कि मान लो वो बाकी सब हैंडल भी कर ले, तो भी उसे समझ नहीं आ रहा कि रिसर्च के लिए फंडिंग कहां से आएगी। वो पूरी कोशिश कर रहा है नंबर्स लाइन अप करने की, लेकिन साफ है कि कुछ मिसिंग है। यूमी फंडिंग के बारे में पूछती है कि क्या उसे ये सब खुद ही रेज करना पड़ेगा। किल्लू कहता है, हाँ, क्योंकि ऐसे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने वाले लोग मिलना मुश्किल है। ऑटोमेशन रिसर्च को शायद लोग फंड कर दें, लेकिन स्पेस गन या स्पेस हैबिटेट को फंड करने के लिए कोई तैयार नहीं होगा। वो एग्जाम्पल देता है जेरार्ड बुल का, जिस आदमी ने पहला गन बनाने की कोशिश की थी। उसे इन्वेस्टर्स नहीं मिले, इसलिए उसे एक डिक्टेटर के लिए काम करना पड़ा। यूमी धीरे से बैंडेड को उसके चीक पर कट के ऊपर अलाइन करती है। किल्लू सरप्राइज्ड हो जाता है। वो फिर से पूछती है कि उसे कितना चाहिए, कंफर्म करते हुए कि ये सच में $1 ट्रिलियन है। फिर वो कॉन्ट्रैक्ट पर लिखना शुरू करती है और स्माइल करती है। वो कहती है कि अब उसके पास ऑप्शन है कि वो भी जरार्ड बुल की तरह किसी डिक्टेटर के लिए काम करे। हम देखते हैं कि उसने सच में कॉन्ट्रैक्ट पर $1 ट्रिलियन लिख दिया है। किल्लू पूरी तरह शॉक्ड है। वो उससे पूछती है कि उसे कैसा लगा। वो पेपर वर्क पढ़ना शुरू करता है। फिर सीन जंप करता है 20 साल बाद। अब केजी स्पेस डेवलपमेंट एंड गन रिसर्च इंस्टीट्यूट एक स्पेस कैनन के प्रोटोटाइप को टेस्ट कर रहा है। कुछ लोग चिल्लाने लगते हैं कि सब क्लियर हो जाएं और जब ये फायर करे तो कोई पास न रहे। बाकी लोग बस हैरान हैं उस चीज के साइज को देखकर। वो कहते हैं कि ये तो पागलपन था कि कोई स्पेस गन बनाना चाहता था। लेकिन अब ये साफ है कि यही जनरल कंसेंसस था। लोग सोचते थे कि वो एक नट जॉब है। वो कहते हैं कि अगर ये सच में काम कर गया तो स्पेस उनके फ्रंट यार्ड जैसा हो जाएगा और ये एक नए स्पेस एज की शुरुआत होगी। अब वो नेक्स्ट फेज के लिए क्लियर हैं। कुछ विमेन रिपोर्ट करती हैं कि प्रेशराइजेशन ठीक चल रही है और वो इग्निशन की परमिशन मांग रही हैं। वो सब मुड़कर किल्लू की तरफ देखते हैं, जो चुपचाप बैठा हुआ है। सब सोच रहे हैं कि वो गो अहेड देगा या नहीं। किल्लू कहता है, आगे बढ़ो और इनिशिएट करो।
फिर 3 सेकंड का काउंटडाउन शुरू होता है। जैसे ही काउंटडाउन 1 पर पहुंचता है, जोरदार रोर सुनाई देता है और पूरा ऑफिस हिलने लगता है। इग्निशन कंप्लीट हो जाती है और वो कंप्रेस्ड हाइड्रोजन पर प्रेशर बढ़ा रहे हैं। तभी वो कुछ ब्लैक स्मोक देखते हैं। नीचे खड़े लोग उसे पॉइंट आउट करते हैं, कहते हैं कि कुछ तो डेफिनेटली ऑफ है। टारगेट लेवल्स रीच हो चुके हैं और वो अपना पहला लॉन्च अटेम्प्ट करने वाले हैं। किल्लू नर्वस दिखता है और वजह भी सही है, क्योंकि जैसे ही वो एक्सप्लोड करता है, ऑफिस की सारी विंडोज चूर चूर हो जाती हैं, यहां तक कि टीवीज भी उड़कर गिर जाते हैं। जब वो ऊपर देखता है तो उसे सिर्फ एक चीज सीधे उसकी तरफ उड़ती हुई दिखाई देती है। फिर हम बाहर एक जायंट फायर देखते हैं। किल्लू अब जमीन पर पड़ा होता है। वो अपने से थोड़ी दूर पड़े अपने ग्लासेस देखता है, उन्हें उठाकर पहन लेता है। फिर वो ऊपर देखता है और देखता है कि बाकी सब भी जमीन पर गिरे पड़े हैं और चारों तरफ पूरी तरह मैस है। वो सोचता है कि आखिर हुआ क्या। फिर वो साइड में देखता है, धीरे धीरे लड़खड़ाते हुए विंडो के पास जाता है और बाहर देखता है। वो स्पेस गन को जमीन पर जलते हुए देखता है और कहता है, डैम। धुआं अब भी ऊपर उठ रहा होता है। थोड़ी देर बाद यूमी आती है और कहती है कि ये पूरा का पूरा मेस है। वो कहती है कि यहां तक कि स्पेस एलिवेटर उठाने के लिए हेलीकॉप्टर्स भी बुलाने पड़े हैं। किलू कहता है कि वो लकी हैं कि कोई मरा नहीं। यूमी कहती है कि स्पेस गन सच में डेंजरस चीज है, क्योंकि ये अपनी लगभग सारी एनर्जी अर्थ पर लॉन्च पॉइंट पर ही डिस्चार्ज कर देता है और प्रोजेक्टाइल को स्पेस में ब्लास्ट करता है। अगर लॉन्च फेल हो जाए तो ये रॉकेट के अर्थ पर वापस गिरकर एक्सप्लोड होने से अलग नहीं है। वो काफी एंग्शियस लगती है और पूछती है कि आखिर गलत क्या हुआ। किल्लू कहता है कि उसे अभी नहीं पता। अभी सब लोग इनकैपेसिटेटेड हैं, तो इन्वेस्टिगेशन में थोड़ा टाइम लगेगा। यूमी कहती है कि ये बार बार तो नहीं होगा ना, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो स्पेस गन बनाना फाइनेंशियली सेंस नहीं बनाएगा। किल्लू कहता है कि उसे नहीं लगता कि ऐसा फिर होगा। वो कहता है कि ये डिजाइन फ्लॉ नहीं है, उसका एक हंक है एक्सप्लोशन के साइज और मैग्नीट्यूड को देखकर। अभी वो पिस्टन यूज कर रहे हैं हाइड्रोजन को पुश करके कंप्रेस करने के लिए, जिससे एक्सप्लोजन क्रिएट होता है। वो पूछता है कि उसे ये सब पता है ना। यूमी कहती है कि हाँ, उसे पता है। वो बताती है कि हाइड्रोजन को रैपिडली कंप्रेस करके प्रेशर बिल्ड किया जाता है और जब वो आपस में पुश करते हैं तो गैस रिलीज होती है जो प्रोजेक्टाइल को बैरल से बाहर प्रोपेल करती है। किल्लू कहता है कि बिल्कुल, लेकिन कंप्रेशन स्टेज में कोई प्रॉब्लम आई थी। या तो किसी पिस्टन में रप्टर हुआ या किसी वजह से बैरल में एयर चली गई। इससे कंप्रेस्ड हाइड्रोजन कंबास्ट हो गया और एक्सप्लोजन हो गया। यूमी पूछती है कि अब क्यों, जबकि पहले कभी ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई। किल्लू कहता है कि गन के अंदर का कोई पार्ट शायद वोन आउट हो गया है। उन्होंने अलग अलग प्रोजेक्टाइल्स के साथ बहुत सारे टेस्ट लॉन्चेस किए थे। पॉसिबल है कि एक दो पार्ट्स एग्जॉस्ट हो गए हों। वो जमीन पर पड़ा प्रॉमिसरी नोट देखता है और उसे उठा लेता है। यूमी कहती है कि उसे लगा था वो इन चीजों के लिए इंस्पेक्शंस कर रहा है। किल्लू कहता है कि वो कर रहे हैं, लेकिन उनके पास प्रोटोकॉल्स भी हैं, जैसे सेम बैरल से कितनी लॉन्चेस की जा सकती हैं या कितनी बार पिस्टन्स रिप्लेस करने होते हैं। यूमी पूछती है कि फिर ये क्यों हुआ। किल्लू कहता है कि उसका गेस है कि लॉन्चेस के बीच इंटरवल बहुत शॉर्ट थे। इससे पार्ट्स ज्यादा तेजी से वेयर आउट हो गए। उन्हें हर लॉन्च के बाद पिस्टन्स को कूल डाउन करने देना चाहिए था ताकि स्ट्रेस कम पड़े, लेकिन ये ओवरलुक हो गया। यूमी करती है और पूछती है कि क्या ये एक मिस्टेक थी। किल्लू कहता है कि ये सबसे लाइकली एक्सप्लेनेशन है। वो पूछती है कि क्या वो इसे फ्यूचर में प्रिवेंट कर सकता है। किल्लू कहता है, ऑफ कोर्स। वो उसकी आंखों में देखती है। उसकी आंखों से साफ दिखता है कि वो उस पर सच में ट्रस्ट करती है। वो समझ जाती है कि वो झूठ नहीं बोल रहा। वो मुड़कर चली जाती है और कहती है कि वो उसकी बात मान लेगी और उसे अपना काम करने देगी। किल्लू पूछता है कि क्या वो अभी जा रही है। यूमी कहती है कि यहां किसी को तो पैसे कमाने होंगे। उसे इस रिसर्च फैसिलिटी को रीबिल्ड करने के लिए बहुत मेहनत करनी होगी। वो कहती है कि उसे थैंक्स कहने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो उससे हर एक डाइम वापस वसूल करेगी।
तो उसे अपना ध्यान रखना चाहिए। आखिरकार फैसिलिटी दोबारा रीबिल्ड होती है। वो दूसरा स्पेस गन बनाते हैं जिसमें पहले गन की सारी फ्लॉज फिक्स कर दी जाती हैं। ट्रायल्स फिर से शुरू होते हैं। काफी टेस्टिंग और कैलकुलेशंस के बाद और पिछली फेलियर को दिमाग में रखते हुए वो बहुत सारे टेस्ट लॉन्चेस करते हैं। कई रन्स के बाद कई प्रोजेक्टाइल्स जलकर स्टील के लंप बन जाते हैं। लेकिन आखिरकार एक टेस्ट मॉडल 500 किलोमीटर तक स्पेस में पहुंच जाता है। कोई चिल्लाकर कहता है कि ये लॉन्च सफल था। किल्लू इसे देखकर बेहद एक्साइटेड हो जाता है। ये सिर्फ किल्लू ही एक्साइटेड नहीं है, बल्कि वहां मौजूद हर कोई पूरी तरह पॉगिंग आउट ऑफ देयर गॉड है। सब कह रहे हैं कि वो स्पेस हिस्ट्री में नाम लिखवाने वाले हैं, और जब तक वो डॉक्टर के पर ट्रस्ट रखते हैं, वो ये कर सकते हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि वो एक्सप्लोजन के बाद भी यहां टिके रहे, क्योंकि ये ऐसी चीज है जो सिर्फ मूवीज में ही दिखती है। ये अनबिलीवेबल है। किल्लू को सच में काफी प्राइड महसूस होता है। फिर वो स्माइल करता है, रियलाइज करते हुए कि अब उसके प्लान को आगे बढ़ाने का टाइम है। वो सबको बताता है कि उन्होंने अमेजिंग जॉब किया है। वो कहता है कि उन्हें मल्टीपर्पस स्पेस स्टेशन से कंफर्मेशन का वेट करना होगा कि पेलोड सेफली रिसीव हुआ है या नहीं। लेकिन इससे ये फैक्ट नहीं बदलता कि आज ह्यूमैनिटी ने स्पेस ट्रैवल का एक नया मेथड डिस्कवर किया है, और ये सब उन सब के बिना पॉसिबल नहीं होता। वो सबका थैंक्स करता है। सब उसे कहते हैं कि हम्बल बनना बंद करे। ये सब उसी की वजह से हुआ है। उसने इसमें अपना हार्ट और सोल डाल दिया। वो फैट बोनस चेक्स और एक्स्ट्रा वेकेशन डेज का इंतजार नहीं कर सकते। किल्लू खुश है कि उसका वर्क एनवायरनमेंट इतना अच्छा है, लेकिन वो सॉरी बोलता है और कहता है कि एक्स्ट्रा वेकेशन डेज नहीं मिलने वाले। उस रात अपने ऑफिस में स्पेस स्टेशन से कोई उसे बता रहा होता है कि उसने कुछ इनक्रेडिबल कर दिखाया है। वो सच में स्पेस गन से कुछ चीज ऑर्बिट में भेजने में कामयाब हो गया। गिल्लू प्रेस के लिए थैंक्स करता है, लेकिन पूछता है कि पेलोड की हालत कैसी है। वो आदमी बताता है कि उसे कुछ इंप्रूवमेंट्स करने पड़ेंगे। वो दिखाता है कि पेलोड के अंदर की लगभग सारी चीजें थोड़ी डेंटेड हैं या बर्स्ट हो गई हैं, इसलिए उसे ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी होगी। किल्लू कहता है कि मतलब वो इस स्पेस गन से प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट्स लॉन्च नहीं कर सकते। दूसरा आदमी अग्री करता है, कहता है कि फूड जैसी चीजें भी इससे नहीं भेजी जा सकती। अभी काफी वर्क बाकी है। इस वक्त ऐसा लग रहा है कि सिर्फ बल्की ऑब्जेक्ट्स ही हाइपरसोनिक स्पीड सरवाइव कर पा रहे हैं। किल्लू कहता है कि उसे समझ आ गया। फिर वो कॉल एंड कर देता है। थोड़ी देर बाद वो डेस्क पर टैप करता रहता है और साइज करता है, क्योंकि इसका मतलब है कि उसे कोई और सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। और ये अच्छा हिंट है, क्योंकि टाइम कम होता जा रहा है। थोड़ी देर बाद यूमी आती है, उसे कंग्रेचुलेट करती है। उसके हाथ में एक छोटा सा सैंडविच बैग होता है। वो कहती है कि उसने सुना है कि एमएसएस ने पेलोड पिकअप कर लिया है और उसका सारा हार्ड वर्क फाइनली पे ऑफ कर रहा है। वो कहती है कि वो उसके लिए सैंडविच लाई है क्योंकि उसका पैकेजिंग क्यूट था। शायद अब वो उसके लोन का प्रिंसिपल और इंटरेस्ट एक्सपेक्ट कर सकती है। शायद ये इन्वेस्टमेंट इतनी बुरी भी नहीं थी। वो कहती है कि उसे यकीन है कि वो यहाँ के खाने से उकता चुका होगा और उन्हें कुछ फैंसी खाना चाहिए। वो कहती है कि उसे इस वीकेंड कोई प्लान्स नहीं बनाने चाहिए, क्योंकि वो सेलिब्रेट करने के लिए लंच पर जाना चाहती है। किल्लू कहता श्योर, लेकिन यूमी सेंस कर लेती है कि कुछ ऑफ है। वो कहती है कि उसके साथ कुछ गलत है। पूछती है कि क्या हुआ। किल्लू पूछता है कि उसे कैसे पता चला। वो कहती है कि ये उसके चेहरे पर लिखा है। वो कहता है कि ऐसा नहीं है कि कुछ हुआ है, बस एक स्मॉल इशू है। फिर अचानक वो अपना मुंह ढक लेता है और कहता है कि नहीं, ये एक्चुअली बहुत बड़ा इशू है और उसे नहीं लगता कि स्पेस हैबिटेट बन पाना पॉसिबल होगा। यूमी एक पल के लिए ब्लैंक हो जाती है। वो बैग को और कसकर पकड़ लेती है और पूछती है कि वो क्या बोल रहा है। वो कहती है कि वो बैठ जाएं और आराम से एक्सप्लेन करे। वो पूछती है कि उसका क्या मतलब है, क्योंकि पेलोड रिसीव हो चुका है, तो प्रोजेक्ट तो सक्सेस है। किल्लू कहता है कि उन्होंने पेलोड को लो अर्थ ऑर्बिट में भेज दिया है, लेकिन ऑफिशियली हैबिटेट बनाना शुरू करने के लिए उन्हें पेलोड को और भी आगे भेजना होगा। वो कहता है कि श्योरली उसे ये पता है। यूमी कहती है कि हाँ, उसने उसे बताया था
कि स्पेस हैबिटेट लैग्रेंज पॉइंट L5 पर बनाना है, जहां अर्थ की ग्रेविटी का इफेक्ट सबसे कम होता है। वहां हैबिटेट बनाना एंचोरिक कॉस्ट कम करेगा और जरूरत पड़ने पर उसे मूव करना आसान होगा। किल्लू कहता है कि बिल्कुल सही, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि प्रोसेस में कार्गो डैमेज हो गया और वो उसे सिर्फ लो अर्थ ऑर्बिट तक ही भेज पाए हैं। अभी उनके पास इस प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन नहीं है। वो उसके पास जाकर बैठ जाता है। यूमी पूछती है कि उसका क्या मतलब है। फिर उसे याद आता है कि उसने कहा था राइट नाउ। वो पूछती है कि क्या इसका मतलब है कि अगर वो स्पेस गन में और टाइम और एफर्ट इन्वेस्ट करें तो वो इसे सॉल्व कर सकते हैं। किल्लू एक पल चुप रहता है और फिर कहता है, नहीं, ये ऑप्शन नहीं है, क्योंकि उनके पास अब टाइम नहीं बचा है।